हेलो, मैं अंश। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक है सोवर्जियन ग्रीन बॉन्ड। ये टर्म आया था जब यूनियन बजट पिछले साल का जब आया था, तो उसमें ये वर्ड आया था। तो उसी पर ये वीडियो है, उससे रिलेटेड जो भी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो है। तो पहले हम इंट्रो से शुरू करेंगे। तो देखिए, सोवर्जियन गोल्ड बॉन्ड, जो अगर हम इस तीनों ये जो शब्द हैं, तीन वर्ड से ये जो एक बना हुआ फ्रेज़ है, इसको अगर हम सेग्रीगेट करें तो क्या निकलेगा। तो सोवर्जियन का मतलब हुआ कि वो अथॉरिटी जो किसी भी एक्सटर्नल पावर के थ्रू डिक्टेट नहीं करी जा रही। इसमें ग्रीन का मतलब ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए इससे इसका कोई रिलेशन है। और बॉन्ड का मतलब डेप्थ इंस्ट्रूमेंट, जो बॉन्ड इशू करे जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। तो सोवर्जियन ग्रीन बॉन्ड का मतलब ये हुआ कि इस टाइप का डेप्थ इंस्ट्रूमेंट होगा जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ही इशू करेंगी, क्योंकि आगे सोवर्जियन लगा है, टू बोरो मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स विद द कमिटमेंट कि जो भी फंड लिया जाएगा, बोरो किया जाएगा इस बॉन्ड के थ्रू, वो स्पेंड किया जाएगा क्लाइमेट या इन्वायरमेंट किसी भी रिलेटेड एक्टिविटी को। रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, कोई नया प्लांट बनाना है, कोई मान लीजिए कोई सोलर पावर प्लांट ही लगाना है, इन सब एक्टिविटीज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, क्लाइमेट मिटिगेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज मिटिगेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए जो फंड चाहिए वो इस बॉन्ड के थ्रू लिया जाएगा, जब भी कोई गवर्नमेंट बॉडी डेप्थ उठाएगी इन प्रोजेक्ट्स के लिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ज़रूरत थी इन सोवर्जियन ग्रीन बॉन्ड्स को निकालने की, स्पेशली क्या ज़रूरत थी। तो क्या होता है कि मैं पहले इसका आंसर देने से पहले हम ये जो येलो बॉक्सेस में दिया हुआ है, हम एक बारी बस फटाफट इस पे नज़र मार लेते हैं। क्या आपको पता है कि पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी 2015 में, तो उसके अंडर हर कंट्री को नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस जो थे वो बताने थे कि वो क्या करेगा क्लाइमेट चेंज या टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंडर रखने के लिए। हर कंट्री को अपने एनडीसीज देने थे, तो इंडिया ने भी दिए थे। और इंडिया ने जो उस समय दिए थे वो कुछ इस टाइप के थे कि भी वो जो थी वो अपनी एमिशन इंटेंसिटी जो है जीडीपी की, वो 2005 लेवल से को बेस मानकर 33 या 35 लेवल तक उसको रिड्यूस कर लेगा। कार्बन सिंक बनाएगा 2.5 से 3 बिलियन टन्स का, और जो भी होगा और जो होगा इसकी जो पूरी एनर्जी शेयर है ना, उसमें से ऑलमोस्ट 40% बाय 2030 जो है वो नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा। तो ये सब उसने कमिटमेंट की थी कुछ। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ही नवंबर 2001 में ग्लासगो में इस एम्बिशंस को और फर्दर बढ़ा दिया था। तो इसीलिए, और उसको कहते हैं पंचामृत एलिमेंट्स हैं, ये भी कहीं किसी और भी आपको रिलेटेड में काम आ सकता है यूपीएससी मेंस में। तो उसमें तो उन्होंने फिर इसको कह दिया कि जैसे उन्होंने यहाँ 5 पॉइंट लिखे हैं कि हमको 500 गीगावाट्स तक की नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी बनानी है 2030 तक। 50% जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी वो 2030 तक होगी रिन्यूएबल एनर्जी से। देखिए, पहले वो जो था 40 था, उसको 50 कर दिया गया है, क्योंकि काम बहुत स्पीड से हुआ इस रिन्यूएबल एनर्जी पर, है ना। तो इस तरीके के और टारगेट हैं एमिशन को नेट ज़ीरो करना 6 to 70 तक। ये ज़रूर आप याद रखिएगा, ये सब कमिटमेंट। अब हम जो था मेन क्वेश्चन ये था कि भी क्या ज़रूरत थी इन स्पेशल टाइप के ग्रीन बॉन्ड निकालने। तो इन्हीं एम्बिशंस को ध्यान रखते हुए और अपनी कार्बन इंटेंसिटी को रिड्यूस करने के लिए यूनियन बजट में इन इश्यूज़ को सोवर्जियन ग्रीन बॉन्ड्स निकाले गए। देखिए, अभी फिर भी क्वेश्चन यही उठता है कि भाई ऐसे तो आप, और जो भी सरकार बोरिंग करती है वो बोरिंग करे और इसी पर लगाए, लेकिन क्या होता है कि इन्वेस्टर्स के लिए एक सिग्नल होता है कि वो इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि उनका पैसा इन्वेंट हो, लेकिन उनको जो भी रिटर्न आए वो उस टाइप की प्रोडक्शन से आए, उस टाइप की एक्टिविटीज़ से आए जो प्लेनेट को हर्ट नहीं कर रही। तो पर्टिकुलर उनको टारगेट करेंगे ये टाइप के बॉन्ड्स। और सरकार की कमिटमेंट भी इससे नज़र आती है कि वो इतनी बोरोइंग करेगी इन्हीं
टाइप के इन्हीं टाइप की क्लाइमेट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज मिटिगेटिंग एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये एक मेन रीज़न रहा है इसको लॉन्च करने के लिए। अपनी यूनियन बजट में हुई हुई सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड से रिलेटेड अनाउंसमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नवंबर 2022 में सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को लॉन्च किया था। ये फ्रेमवर्क एक तरीके से आप ये सोच लीजिए कि इस पूरे प्लान की इंट्रिकेसीज इसके अंदर होंगी कि भी किस टाइप से कब कब ये बॉन्ड लॉन्च होगा, इन्वेस्टर्स क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मनी जो भी यूज़ होगी वो सरकार किस बेसिस पे प्रोजेक्ट्स पे लगाएगी, कैसे डिसाइड करेगी कौन सा ग्रीन प्रोजेक्ट है कौन सा नहीं है। तो ये सारा इस फ्रेमवर्क के अंडर है। तो ये जो ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है ये सरकार के लिए ऑब्लिगेशन सेट करता है एज अ ग्रीन बॉन्ड इशूअर। ये जो फ्रेमवर्क होगा ये अप्लाई करा जाएगा, जो भी वो सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है उसको इस चीज़ पे ध्यान देना होगा। इस फ्रेमवर्क के अंडर ही काम करना है, इस फ्रेमवर्क के अंडर ही जो बॉन्ड से पैसा आता है उसको यूज़ करना है। और अब क्या है कि इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और आपको जो देखनी वो ये है कि जो पेमेंट्स ऑफ इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल दिया, जो पेमेंट इंटरेस्ट और जो प्रिंसिपल की पेमेंट करी जाएगी वो कंडीशनल नहीं होगी जो भी प्रोजेक्ट्स पे लगते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक 25 मेगावाट से कम, या फिर आप सोच लीजिए कि मान लीजिए कोई विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगाया, तो अगर वो शायद इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता एनर्जी जनरेट करने में, तो जो प्रिंसिपल और पेमेंट्स उस बॉन्ड जो उस पर पैसा लगाया गया है, जो लगाया गया है, जो लिया गया है इन्वेस्टर से, उनकी रिटर्न इस एलिजिबल प्रोजेक्ट के परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करेगी। अब देखना ये है कि प्रोजेक्ट सरकार इतने टाइप के प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, तो कौन सा प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट होगा और कौन सा नहीं होगा ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को पता होना चाहिए, सारा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा है बॉन्ड की सक्सेस होने में। तो अभी कुछ पॉइंट्स हैं 4 जो इस फ्रेमवर्क में लिखे हुए थे कि जो भी सरकार ने नवंबर में सोवर्जिन ग्रीन बॉन्ड का फ्रेमवर्क निकाला है, तो उसमें से कहा है कि ग्रीन प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन फॉलोइंग प्रिंसिपल्स पर होगा। वो प्रोजेक्ट जो होगा एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करेगा, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करेगा या ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करता हो, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में वो यूज़ हो, ऐसा कुछ करता हो वो प्रोजेक्ट, और जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन प्रिंसिपल्स को फुलफ़िल करता हो। तो अगर इस टाइप का कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया जा रहा है तो वो ग्रीन प्रोजेक्ट के अंडर आएगा, और वो इन बॉन्ड्स के थ्रू कलेक्ट किया हुआ पैसा इन प्रोजेक्ट्स पे लग सकता है इस फ्रेमवर्क के तहत। ये मेन फ्रेमवर्क बताता है। हमने अभी देखा कि कौन से प्रोजेक्ट ग्रीन प्रोजेक्ट्स कहे जाएंगे और एलिजिबल होंगे इस बॉन्ड्स के मनी, इस बॉन्ड से जो मनी कलेक्ट की गई है उसके लिए। अब हमें देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट्स एक्सक्लूडेड होंगे इस फ्रेमवर्क में। ये चीज़ लिखी हुई है जो इन बॉन्ड से कलेक्ट किए हुए पैसे का उन प्रोजेक्ट्स पे यूज़ नहीं हो सकता। वो वाले प्रोजेक्ट्स जिसमें फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन होना है वो इस बॉन्ड से उठाया हुआ पैसा उस पर यूज़ नहीं होगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने के लिए डायरेक्ट वेट इंसिनेशन होता है, क्या होता है कि बड़ी हाई टेम्परेचर पे जो होता है वेस्ट को डाला जाता है और हीट कर दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंसिनेट करना, जलाना किसी को। तो ये इस टाइप के प्रोजेक्ट्स के लिए ये पैसा यूज़ नहीं करना है। अल्कोहल, वेपन्स, टबैको, गेमिंग, इस टाइप की इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं यूज़ होगा। और क्या करना है कि उन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे भी इसको यूज़ नहीं किया जा सकता जो अपना जो फीड स्टॉक है, जो बायोमास जो कलेक्ट हो रहा है वो प्रोटेक्टेड एरियाज से हो रहा हो। मतलब कि भाई मान लीजिए कुछ ऐसे फॉरेस्ट से उठा के एनर्जी जनरेट की जा रही है, बायोमास जनरेट किया जा रहा है, उन एनिमल्स से उनका वेस्ट या कोई भी उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट यूज़ किया जा रहा है जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ में से नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से यूज़ किया गया है, उन प्रोजेक्ट्स पे भी नहीं। लैंडफिल, अगर आप दिल्ली में रहते तो आप जान ही सकते हैं कितनी बड़ा इशू है ये लैंडफिल्स का। तो और हाइड्रो पावर प्लांट लार्जर देन 25 मेगावाट से, उनके लिए भी ये पैसे को यूज़ नहीं किया जा सकता इन बॉन्ड्स में,
ये जो 25 मेगावाट से बड़े हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं ना, ये असल में इसलिए नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी में चले जाते हैं क्योंकि इनके लिए जनरली ये बड़े कंट्रोवर्शियल रहते हैं, क्योंकि इस प्लांट को सेटअप करने में बहुत माइग्रेशन होता है और माइग्रेशन करना पड़ता है, और कहते हैं कि इन्वायरमेंट का भी बहुत डिस्ट्रक्शन, जैसे कि ट्री काटने और ये सब करना पड़ता है, इसलिए वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा। लास्ट यूनियन बजट में अनाउंस किया हुआ जो ये सोवरेन ग्रीन बॉन्ड थे, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन कर लाने के लिए आरबीआई जो है इन बॉन्ड्स का ऑक्शन करेगा सेकेंड हाफ सितंबर के बाद से मार्च 2023 के बीच में। इस बॉन्ड को इशू करने के लिए आरबीआई डेफिनेटली आगे आएगा, एग्जीक्यूट तो वही करेगा, और टोटल 16,000 करोड़ के ऑक्शन किए जाएंगे इन बॉन्ड्स के लिए। ये बॉन्ड सरकार इशू करेगी और मार्केट से 16,000 करोड़ उठा लेगी। अब ये देखने वाली बात है, जब भी ये बॉन्ड आएगा तो इन्वेस्टर्स के लिए या फिर एज अ जनरल नॉलेज एक स्टूडेंट के लिए उस बॉन्ड के फीचर्स क्या होंगे, बड़े ही इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पे भी पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स हो, आरबीआई ग्रेड बी, एस बी, किसी पे भी, क्योंकि ये टॉपिक अच्छा रहने वाला है। तो कुछ फीचर्स हम इस बॉन्ड के डिस्कस कर लेते हैं, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड के। अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं राइट हैंड साइड से, तो सबसे ऊपर है कि द SGB विल बी इशूड थ्रू यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन। देखिए, मैं आपको ये कहूँगा, ये शब्द के लिए आप मेरे एक वीडियो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, वहाँ आपको ये समझ आ जाएगा यूनिफॉर्म प्राइस ऑक्शन क्या होता है। दूसरा ये है कि जो मान लीजिए 16,000 करोड़ है ना, तो इसका 5% अमाउंट जो है, नोटिफाइड अमाउंट जो है, वो रिजर्व रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के। रिटेल इन्वेस्टर क्या है, हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख 2 लाख इन्वेस्ट कर पाते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स नहीं, जो मान लीजिए जैसे गोल्डमैन सैक्स और वैसे बड़े बड़े टाइप के इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल LIC, बड़े बड़े जो इन्वेस्ट करते हैं उस टाइप के, क्योंकि वो क्या करते हैं, कम्पिटिटिव बिडिंग करते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज होते हैं। हमारे जैसा इंसान तो बिडिंग करने बैठेगा उतना में हमारा इंटरनेट ही नहीं चलेगा। तो पर्टिकुलरली रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो पाएँ, नॉर्मल छोटे इन्वेस्टर्स भी इसमें हो पाएँ, तो 5% अमाउंट जो है पहले से ही 16,000 करोड़ में से अलग कर लिया जाएगा और वो उनमें बांटा जाएगा, रिटेल इन्वेस्टर्स में। हाँ, अब और एक और अच्छी बात है कि ये वाले जो बॉन्ड होंगे वो एलिजिबल होंगे रेपो के लिए। मतलब मान लीजिए बैंक्स हैं, उन्होंने इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, डेफिनेटली बैंक जो हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में तो बड़े खुशी से इन्वेस्ट करते हैं, तो वो इन बॉन्ड्स को लेके आरबीआई के थ्रू रेपो ऑपरेशन में भी इन बॉन्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब हम लेफ़्ट साइड पे आ गए, नीचे से देखते हैं कि ये एलिजिबल होंगे SLR के लिए, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, शायद अब जो 18% चल रहा है, तो ये भी इनको मेंटेन करेंगे। जब अगर मान लीजिए SLR कोई बैंक करता है, कमर्शियल बैंक मेंटेन, तो उसमें वो इन बॉन्ड्स को भी रख सकता है। ये आरबीआई की वेबसाइट पे सारी चीज़ें हैं। जो SGB होंगे वो एलिजिबल होंगे सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करने के लिए, ये भी एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। और लास्ट फीचर ये है कि NRIs भी सारे रूल्स को, फेमा के सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर फुली असेसिबल रूट। तो ये इस बॉन्ड के फीचर रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लगता है कि ये किसी के साथ शेयर होना चाहिए, तो आप ज़रूर उसको शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा अगर आपको इसमें अच्छा नहीं लगा या फिर कोई फैक्ट गलत लगता है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अपना टाइम देने के लिए।